जून 23, 2018 वाइल्ड बोर्स फुटबॉल क्लब की जूनियर टीम अराइव करती है फुटबॉल पिच पर ट्रेनिंग के लिए। उस टीम में 11 से 15 साल के बच्चे होते हैं एंड उनके साथ एक असिस्टेंट कोच और एक कोच होते हैं। तो ट्रेनिंग सक्सेसफुल होती है एंड जो जूनियर टीम के कोच होते हैं वो सीनियर टीम के भी कोच होते हैं। तो जूनियर टीम के प्रैक्टिस सेशन के बाद सीनियर टीम का एक मैच होता है। क्योंकि कोच को सीनियर टीम के फुटबॉल मैच को मैनेज करना होता है, वो अपनी जूनियर टीम को अलॉन्ग विद द असिस्टेंट कोच गुड बाय बोल देते हैं। शाम को जब सीनियर टीम का मैच खत्म हो जाता है, कोच अपना फोन चलाते हैं एंड फोन में वो देखते हैं कि जूनियर टीम के जो प्लेयर्स थे उनके पेरेंट्स के बहुत सारे मिस्ड कॉल्स आ रखे हैं। ये चीज देखकर कोच अचंभित हो जाते हैं एंड कोच सोचते हैं कि ये जूनियर टीम्स के बच्चे कहाँ गए। एक एक करके वो सारे बच्चों को कॉल लगाते हैं लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता है। इनफैक्ट जो असिस्टेंट कोच थे वो भी फोन नहीं उठा रहे थे सिवाय एक बच्चे के। 13 ईयर ओल्ड सांग पॉल कॉल उठाते हैं एंड बताते हैं कोच को कि ट्रेनिंग के बाद वो अपनी मम्मी के साथ घर आ गए थे, लेकिन बाकी बच्चे जो थे वो अलॉन्ग विद द असिस्टेंट कोच चले गए थे पास के ही थैम लुआंग केव्स को एक्सप्लोर करने। इस चीज को सुनते ही कोच जल्दी से जाने लग जाते हैं थैम लुआंग केव्स की तरफ, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं वो कुछ ऐसा देखते हैं जिससे वो डर जाते हैं। उनको वहां पे मिलती है उन सारे बच्चों की अबैंडन्ड बाइसिकल्स, जिसका मतलब ये था कि वो सारे बच्चे अभी भी उस केव के अंदर हैं। एंड जिस दिन ये सारी चीजें हो रही थी उस दिन वहां पर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो कोच ये देखते हैं कि केव का जो एंट्रेंस है उस पे एक रैपिड स्ट्रीम ऑफ वाटर जा रही है, जिसका मतलब कि केव का एंट्रेंस अब ब्लॉक हो चुका था। एंड इस पूरी चीज का ये मतलब था कि अगर वो बच्चे जिंदा हैं वो अंदर कहीं फंसे हुए हैं। थाई पुलिस को मिलती हैं बच्चों की बिलोंगिंग्स आउटसाइड द केव, लेकिन पानी इतना ज्यादा हो गया था केव के एंट्रेंस पे कि उसके अंदर डीप जाकर सर्च करना इम्पॉसिबल बन चुका था। ตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านผู้ชมครับตอนเย็นๆทั้ง13คนหายตัวไปหลังจากเข้าไปเที่ยวในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน इसीलिए बुलाया जाता है डाइवर्स को फ्रॉम द थाई नेवी सील्स एंड वहां पर सेटअप की जाती है एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम। इन सब के बीच में एक ब्रिटिश सिविलियन अप्रोच करता है इस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को। इस ब्रिटिश सिविलियन का नाम होता है वर्नॉन अंसवर्थ एंड पता चलता है कि वर्नॉन एक केव एक्सपर्ट हैं एंड वो यहाँ पर थैम लुआंग केव्स को मैप कर रहे हैं ईयर्स से। थैम लुआंग 4th लॉन्गेस्ट केव है थाईलैंड की एंड जब तुम 1 किलोमीटर अंदर जाते हो केव के, वो केव 2 पार्ट्स में बट जाती है एंड यहाँ से जो केव है वो 10 किलोमीटर डीप एक्सटेंड करती है। एंड अगर ये बच्चे जिंदा हैं तो वो कहीं ना कहीं और अंदर एक एलिवेटेड एरिया पे होंगे। अंसवर्थ का वहां होना एक स्ट्रोक ऑफ लक होता है एंड अंसवर्थ कनेक्ट करते हैं इस क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को विद द ब्रिटिश केव रेस्क्यू काउंसिल एंड वहां से वो बुलाते हैं 2 डाइवर्स को फॉर द रेस्क्यू, जॉन वोलांथन एंड रिक स्टैंटन। जॉन और रिक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड रेस्क्यू डाइवर्स होते हैं एंड उन्होंने साथ में बहुत सारे रेस्क्यू मिशंस को सक्सेसफुल किया होता है। Out of the breaking news overseas, 12 players and their coach missing. We don't know how far they have gone. एंड जैसे जैसे नए एक्सपर्ट्स ऐड हो रहे थे इस रेस्क्यू मिशन में, लोगों में एक डर बैठ गया था कि अगर बच्चे जिंदा भी हों वो भूख के मारे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। एंड इसी के साथ एक और चीज हो रही थी कि इस केव में पानी रोज भरता जा रहा था एंड नेवी सील्स को और ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी उसमें डाइव करके आगे जाने में। तो जब जॉन वोलांथन एंड रिक स्टैंटन इस रेस्क्यू मिशन में ऐड हुए, लोग यही बोल रहे थे कि ये दोनों ऐसा क्या कर लेंगे जो नेवी सील्स आज तक नहीं No like theatre of war inside a cave, so they've never ever been in a cave in their lives, so of course they haven't got those sort of spatial skills to navigating one, which we've honed over all those years. जॉन और रिक एक्सपीरियंस्ड केव डाइवर्स थे एंड नेवी सील्स ने मोस्ट प्रोबेबली अपनी लाइफ में कभी भी केव्स में डाइविंग नहीं की होगी। एंड केव डाइविंग में बहुत सारे अलग अलग स्किल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि जब एक केव फ्लड होता है तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर तुम डाइव करके अंदर जाओगे, फिर तुम केव्स में चलोगे एंड मैनी ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स इन्वॉल्व
क्लाइंबिंग एज वेल। तो जब जॉन और रिक ने अपनी पहली डाइव की, उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया था, क्योंकि उनको फर्स्ट टाइम वाटर करंट के अगेंस्ट डाइव करना पड़ा। एंड जैसे जैसे वो आगे जा रहे थे, वो रोप्स के थ्रू अपनी गाइडलाइंस बना के चल रहे थे आगे। Tam Loang had very poor visibility, so in lots of places you literally couldn't see your hand in front of your face and you had to almost feel your way along. Sometimes I just headed into the current because I simply couldn't see where I was going. I couldn't see any walls and so on. इन दोनों डाइवर्स का मेन टारगेट वाज पटाया बीच। वो एक ऐसा सेक्शन था जो फ्लड वाटर से थोड़ा रेस था, एक एलिवेटेड पोजीशन पे, एंड उनका शक ये था कि शायद ये बॉयज उस एलिवेटेड पोजीशन पर जाकर अपने आप को बचा रहे होंगे। लेकिन इन डाइवर्स को अपनी सर्च को पॉज करना पड़ गया, क्योंकि उस जगह पे बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होने लगी, जिसकी वजह से वो और डीप नहीं जा सकते थे। इसी बीच नेवी सील्स बहुत घंटों तक, रात भर, दिन भर काम कर रहे थे ताकि उन बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। एंड इनके साथ वॉलंटियर किया बहुत सारे नए लोगों ने, जिन्हें ज्वाइन किया इनको हेल्प करने में। उनमें से ही एक थे समान कुनान। समान एक फॉर्मर नेवी सील थे, जो कि एक प्रोफेशनल डाइवर भी थे, एंड उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को हेल्प करने के लिए यूज किया। एंड इन नेवी सील्स ने चेंबर 3 करके एक जगह पर अपना एक बेस कैंप सेट किया, जहां पर वो पूरी कोशिश कर रहे थे कि बच्चों को रेस्क्यू किया जा सके। वो पानी जितना हो सकता था उतना निकाल रहे थे फ्लड से, जितना हो सकता था वो उतना सर्च कर रहे थे फॉर ऑल्टरनेट ओपनिंग्स इनटू द केव। एंड उन्होंने ये भी ट्राई किया कि वो जितने भी इनकमिंग रिवर्स हैं उनको डाइवर्ट करने का ट्राई करें। No sign of life from 12 boys and their soccer coach. The boys have now been missing for 72 hours. Locals are holding out hope that they're still alive. एंड ये सारा रेस्क्यू एंथुजियाज्म देखकर रिक स्टैंटन एंड जॉन वोलांथन ने फिर से डाइव करने का ट्राई किया एंड सोचा कि इस बार वो पटाया बीच तक जाकर ही रहेंगे। अब इन डाइवर्स ने डाइव करना स्टार्ट किया एंड वो पटाया बीच तक पहुंच गए। लेकिन डाइविंग में एक रूल उनको सिखाया जाता है कि 1/3 ऑफ द ऑक्सीजन ही उनको यूज करना है व्हाइल मेकिंग इट टू द डेस्टिनेशन एंड कमिंग बैक। लेकिन ये डाइवर्स बहुत आगे जा चुके थे इस रूल से, एंड उन्होंने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया इवन पटाया बीच के आगे, जितना वो अभी तक नहीं आए थे। उन्होंने ट्वाइस द डिस्टेंस कवर कर लिया था फ्रॉम पटाया बीच, जितना उनको पटाया बीच में आने तक लगा था। एंड फिर वो पहुंचे एक और एलिवेटेड सेक्शन में, जहां पर उन्हें कुछ अलग नोटिस हुआ। उन्होंने नोटिस किया एक लाइट को, एंड अचानक से उनको कुछ आवाजें आने लगी। तो वो लाइट की तरफ जाते हैं एंड देखते हैं How many of you? 13? Brilliant. It's okay. Many people are coming. Many people. We are the first. Many people come. What day? Tomorrow. No. What day is it? They're asking. Monday. Okay, but 1 week and Monday. You have been here 10 days. 10 days. You are very strong. Just describe the media interest in this story. It's huge here. 태국 현지에서 그 구조 장면 함께 보셨을 것 같은데요. Es lunes y que han sido muy fuertes por subsistir. Lebend gefunden worden. Allora andiamo proprio in Thailandia. To find the boys there is a huge relief for the authorities and just for the nation in general, actually. इन बॉयज को ढूंढने के अगले दिन ही 3 नेवी सील्स उन बॉयज के पास चले जाते हैं उनके साथ रुकने के लिए। सब लोग खुश हो जाते हैं कि भाई बॉयज फाइनली मिल गए हैं। लेकिन जो लोग इन्वॉल्व थे इस रेस्क्यू में, उन्हें ये पता था कि बॉयज को ढूंढना वाज द इजी पार्ट। एंड किसी को कोई आइडिया नहीं था कि वो उन बच्चों को उस केव से कैसे बाहर लेकर Now is this. They are trying to furiously pump as much water out of this cave as possible. Elon Musk built a kid-sized submarine after the rescue team rejected his offer, claiming that a rigid craft couldn't negotiate the sinuous cave tunnels. The Tesla boss lashed out on Twitter. In previous cave rescues, drilling has been used as a way to get people out. And the final option is to leave the group inside the cave until around mid-October, when the monsoon season finally ends. पहला ऑप्शन था कि इन बच्चों को डाइव करना सिखाया जाए, कि वो इंस्ट्रक्टर्स के साथ रोज थोड़ी थोड़ी डाइविंग सीखेंगे एंड फिर फाइनली
वो बच्चे वहां से डाइव करके उस केव सिस्टम के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि एक न्यूली ओपन शाफ्ट को ड्रिल करके और नीचे जाकर उन बच्चों को उस शाफ्ट के थ्रू ऊपर ले आए। एंड तीसरा ऑप्शन ये था कि रेनी सीजन खत्म होने का वो लोग वेट करें। उन बच्चों को खाना दिया जाएगा अंटिल रेनी सीजन खत्म ना हो जाए एंड फिर उनको निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू कर लिया जाएगा फ्रॉम द केव। लेकिन जॉन और रिक का कहना यह था कि ये तीनों ही ऑप्शंस बहुत ही रिस्की है एंड प्रैक्टिकल नहीं है। डाइविंग सिखाने वाला ऑप्शन इसलिए खराब था क्योंकि वो बच्चे जो थे वो ऑलरेडी इतने दिनों से टायर्ड थे, उन्होंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया था एंड ये जो पाथ था इस केव सिस्टम का वो बहुत ही नैरो एंड डीप स्पेसेस के थ्रू था, जिसमें अगर किसी भी बच्चे को पैनिक अटैक आ जाए तो इट विल लीड टू सर्टेन डेथ। दूसरा ऑप्शन जो था ड्रिलिंग का, वो भी पॉसिबल इसलिए नहीं था क्योंकि उस जगह को एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना कि बच्चे कहाँ पर है वो नियर टू इम्पॉसिबल था। एंड उसके बाद भी अगर तुम ड्रिल करने जाओ तो वहाँ पर सॉलिड रॉक है, सॉलिड रॉक को ड्रिल करना एज इट इज़ बहुत मुश्किल होता है एंड एग्जैक्टली उसी जगह पर ड्रिल करके उतने सारे बच्चों को निकालना इज नॉट एट ऑल सेफ। जो थर्ड ऑप्शन था कि तुम वेट करोगे रेनी सीजन के ओवर होने का, तो लेट मी टेल यू रेनी सीजन वहां पर जून से नवंबर तक लास्ट करता है, तो इसका मतलब तुम्हें 4 महीने वेट करना पड़ता उन बच्चों को निकालने के लिए, विच मीन्स जहां उस चेंबर में जब ऑक्सीजन इतना ऑलरेडी कम है, तुम उन बच्चों को निकालने के लिए 4 महीने का ऑक्सीजन प्रोवाइड भी नहीं कर सकते। एंड इन सब चीजों के ऊपर एक बहुत ही ट्रैजिक न्यूज सामने आती है। Waking up to this news this morning, the man who died was young, he was fit, he was a former Navy SEAL, and I think it really just underlines how dangerous Former Navy SEAL समान कुनान की डेथ हो चुकी होती है because of lack of oxygen। उनके डाइविंग पार्टनर को वो अनकॉन्शियस मिले थे इन द वाटर। ये चीज़ सबको दर्शा देती है कि ये रेस्क्यू मिशन कितना खतरनाक था एंड वहाँ पर पोजीशन कितनी क्रिटिकल थी। एंड अब क्योंकि कोई रियलिस्टिक ऑप्शन बचा ही नहीं था इन बच्चों को रेस्क्यू करने का, एक ऐसा आइडिया आता है जो बहुत ज़्यादा इंसेन होता है, लेकिन शायद ये वर्क कर जाता। व्हाट इफ़ इन बच्चों को सिडेट कर दिया जाए। अब सिडेट करने से ये मतलब था कि उनको अनकॉन्शियस करके लेकर आया जाए बाहर विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्स। एंड इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए जॉन विलांथन एंड रिक स्टैंटन बुलाते हैं रिचर्ड हैरिस को। रिचर्ड एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हैरिस बोलते हैं कि ये वाला जो आइडिया है ये काफ़ी खतरनाक है एंड शायद ये बच्चे इस चीज़ को झेल ना पाए, लेकिन क्योंकि और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है, हैरिस मान जाते हैं। एंड अब क्योंकि इस आइडिया को वो आगे ले जाने वाले थे, रिक स्टैंटन एंड जॉन विलांथन असेंबल करते हैं एक एक्सपीरियंस डाइवर्स की टीम। तो प्लान ऐसा था कि इन बच्चों को वेट सूट्स पहनाए जाएंगे एंड उनको 2 शॉट्स ऑफ अ सेडेटिव ड्रग दिए जाएंगे। इसके बाद उन बच्चों के हाथों को पीछे बांध दिया जाएगा एंड उन बच्चों के चेस्ट के सामने एक ऑक्सीजन टैंक रखा जाएगा जिससे ऑक्सीजन सप्लाई होगा एक मास्क में। वो एक स्पेशली डिज़ाइन मास्क था जो उन बच्चों के फेस पे फिट हो जाएगा एंड उससे वो ऑक्सीजन ले पाएंगे वाइल दे आर अनकॉन्शियस। एंड मास्क इस तरीके से डिज़ाइन था कि अगर उस मास्क में कोई एयर ओपनिंग हो भी गई तब भी एयर प्रेशर की वजह से पानी बाहर रहेगा। अब एक एक बच्चे की बॉडी से एक रोप अटैच्ड होगी टू अ पर्टिकुलर डाइवर, जो डाइवर इनको बाहर लेकर जाएगा थ्रू दैट केव। अब इस प्लान में सबसे पहले डाइवर्स लेकर अपने अपने असाइंड बच्चे को उतरते हैं पानी में, फिर वो लेकर जाते हैं उनको पानी के थ्रू एंड जो सेक्शंस उनको फुट पे क्रॉस करने हैं उन सेक्शंस में वो बच्चों को स्ट्रेचर पर रख के आगे लेकर जाते हैं एंड फिर अगले सेक्शन में डाइव करके जाते हैं। लेकिन जो ड्रग इन बच्चों को दिया गया था वो इनफ नहीं होता है पूरी जर्नी के लिए, तो एक प्री मेड सिरिंज में और ड्रग होता है जो उन बच्चों को देना था उन डाइवर्स को इन द मिडल ऑफ द जर्नी। अब इन बच्चों की जान क्योंकि इन डाइवर्स के हाथ में थी, वो डर गए थे कि कहीं ये प्लान फेल ना हो जाए। लेकिन जब पहले 2 बच्चों को चेंबर 3 में लाया जाता है, उनको एक्चुअली समझ में आता है कि शायद ये इनसेन प्लान वर्क कर रहा है। अब यहाँ से चेंबर 3 के आगे जितना भी पानी था वो नेवी सील्स ने पूरा खाली कर दिया था एंड इस चेंबर 3 से बच्चों को आगे लेकर जाने के लिए बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो बच्चों को बाहर निकाल रहे थे। पहले दिन 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया एंड दूसरे दिन भी
फिर से 4 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। At least 4 boys have been brought out. We've got live pictures here. You can see the helicopter blades and Ambulances. Yes, ambulances. We saw those. तीसरे और आखिरी दिन पर यह प्लान था कि लास्ट के 4 बच्चों और असिस्टेंट कोच को वहां से रेस्क्यू किया जाए। सारी चीजें स्मूथली जा रही थी, लेकिन एंड में कुछ ऐसा होता है जो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। जो आखिरी 4 बच्चे थे उनमें एक ऐसा बच्चा था जो सबसे स्मॉल था एंड उसके फेस पे वो पर्टिकुलर मास्क फिट ही नहीं हो रहा था। जितना भी उन्होंने ट्राई किया उस मास्क को वाटर टाइट करने का, वो मास्क बिल्कुल नहीं फिट हो रहा था। लेकिन एक ऐसा मास्क था जो डाइवर्स अपने साथ लेकर तो आए थे, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि उन्हें वो यूज करना पड़ेगा। वो मास्क एक रिक्रिएशनल पर्पस के लिए था, लेकिन डाइवर्स ने उसको यूज किया उस बच्चे के फेस को फिट करने के लिए, लेकिन वो फिर भी बेयरली फिट कर रहा था एंड शायद वो स्लिप हो सकता था। लेकिन डाइवर्स ने उस मास्क को पूरी तरीके से फिट किया एंड निकल गए अपनी जर्नी पर। Extraordinary moment here as we are now learning that entire team is now free of that cave. ये रेस्क्यू मिशन आखिरी सेकंड तक बहुत टेंस था, लेकिन इस टीम ऑफ डाइवर्स ने वो करके दिखा दिया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने उन सारे बच्चों को अलॉन्ग विद द असिस्टेंट कोच रेस्क्यू कर लिया था एंड जहां ये सारे बच्चे रेस्क्यू हो गए थे, वहीं पर एक प्राइस पे करना पड़ा था, विच केम इन द फॉर्म ऑफ अ नेवी सील। बेरूट पाकबरा, एक नेवी सील, ने एक ब्लड इन्फेक्शन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था ड्यूरिंग द रेस्क्यू एंड जब 1 साल हो गया था रेस्क्यू के बाद, उस ब्लड इन्फेक्शन की वजह से उनकी डेथ हो गई एंड इसी के साथ 2 थाई नेवी सील्स ने अपनी लाइफ लूज कर दी थी टू सेव these children of the football team. And despite Navy SEALs and Unsworth की टीम के बीच की वो स्पाइट, उन दोनों ने मिलके इन बच्चों को बचा लिया था एंड फाइनली उन दोनों टीम्स ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया।